हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स ऑन ग्रेविटी सर्कल। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम लोग केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं एंड केमिस्ट्री का हम लोग यहां पर क्रैश कोर्स चला रहे हैं फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, जो कि अब इस अप्रैल में यानी कि आपकी 10th ऑफ मई को आप लोग साइंस का एग्जाम देंगे इसके लिए। तो गाइज उसके अंदर आप लोगों के दो चैप्टर्स आ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वो दोनों चैप्टर हम लोग यहां पर ग्रेविटी सर्कल पर फुल फ्लेजेड तरीके से कवर करेंगे। एंड गुड न्यूज ये भी है कि आप में से जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में जाने के बाद पीसीएम या पीसीबी लेने वाले हो, आप लोगों के लिए भी ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है क्लास 11th का एक नया बैच, जिसके अंदर आप लोगों को फुल फ्लेजेड तरीके से क्लास 11 पढ़ाई जाएगी। जितना डिटेल में मैं आप सोचो क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो जब आप 11th में जाओगे और जब हम लोग ओरिजिनल डिटेल्ड बैच लॉन्च करेंगे तब हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो बस बने रहो हमारे साथ में। और आज शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे आप लोगों के सीबीएसई बुक्स में ये अलग से स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हो कि हम लोगों को अगर कोई चीज ठीक से पढ़नी है, अगर हम लोगों को हमारा फाउंडेशंस बनाना है, अगर हम लोगों को शुरू से तैयारी करनी है और अगर फुल मार्क्स लेकर आने हैं केमिस्ट्री में, तो डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। हवा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, तो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मैंने आपसे ये कहा कि दैट देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, there are so many compounds which are made up of carbon, there are too many compounds which are made up of carbon, and कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, पहले इनके बारे में अलग से कोई नॉलेज नहीं था। पहले के लोग क्या बोलते थे, यानी कि आप मान के चलो आज से लगभग 200 इयर्स पहले, यानी कि आज से लगभग 200 इयर्स अगो, अराउंड आज से 200 साल पहले, कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सर वाइटल फोर्स का मतलब क्या होता है? दैविक शक्ति। इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? भगवान ने, ईश्वर ने। वी डोंट नो किसने बनाया, लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स था, कोई एक ऐसी एनर्जी थी, कोई ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऊपर वाला बना रहा है, कोई वाइटल फोर्स बना रहा है, एक ऐसा फोर्स जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह साइंटिस्ट लोगों का मानना था। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बर्जेलियस या बर्जीलियस। Basically, Berzelius gave the vital force theory. Berzelius ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोगों को प्रोवाइड करी। और इस थ्योरी में बर्जेलियस ने क्या बोला, भाई तुम गिन लो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम गिन लो। जैसे कि डीएनए ऑर्गेनिक कंपाउंड, आरएनए ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्च ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोथ्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब मैं जितनी भी चीजें आपको गिनवा रहा हूं और इनको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख रहा हूं, ये सारे नेचुरल है। ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनिमल या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से निकल रहे हैं। अब जब हमारी बॉडी ही एक वाइटल फोर्स से डेवलप हुई है, हमें नहीं पता कि ह्यूमन की बॉडी कैसे बनी, हमें नहीं पता कि इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे हुई, हमें नहीं पता कि इस अर्थ पर प्लांट की ग्रोथ कैसे हुई, हमें यही नहीं पता कि अर्थ कैसे बनी। आज से 200 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब इस जमाने के साइंटिस्टों को तो यही पता था। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाला डीएनए, हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाला प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्लांट की बॉडी में बनने वाला ग्लूकोज, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स, पेड़ों पे लगने वाला कॉटन,
पेड़ों से मिलने वाली मेडिसिन, ये सब भी किसने बनाई? भगवान ने, वाइटल फोर्स ने। तो इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला आज से ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो सिर्फ ह्यूमन, एनिमल या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलेंगे, और ऐसे कंपाउंड्स को बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हम इन्हें आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, ये कोई वाइटल फोर्स ही बनाएगा। ये बर्जेलियस का मानना था। लेकिन गाइस बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर, जिसे हम लोग एच वोलर से भी लिख सकते हैं। फ्रेडरिच वोलर लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे थे। एक दिन, वन फाइन डे, ही वॉज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में काम करते करते उनको एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था अमोनियम साइनाइड, CNO, साइनेटो भी बोल सकते हैं इसको, NH4CNO, अमोनियम साइनेट। ही वॉज वर्किंग ऑन अमोनियम साइनेट। कहां पर वर्क कर रहे थे? वो अमोनियम साइनेट पर वर्क कर रहे थे। ना जब ये अमोनियम साइनेट पर वर्क कर रहे थे, तो वर्क करते करते इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया। एंड हीट करने के बाद ये क्या पाते हैं कि अमोनियम साइनेट में रीअरेंजमेंट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन के पास में 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ये वाला नाइट्रोजन इधर आ जाता है, और 4 में से जो 2 हाइड्रोजन इधर लग गए, 2 हाइड्रोजन बचे थे, तो वो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं, और ये बदल जाता है यूरिया में। एंड गाइस, यूरिया तो हमारी सूसू में पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स के यूरिन के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, आपको पता है ना, अमोनिया, ये सब पाया जाता है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमारी बॉडी में मिलता है, ये लेबोरेटरी में एफ वोलर ने बना दिया। अरे ऐसे कैसे? और यहां पर कमर टूट गई बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी की। वोलर ने प्रूव किया दैट इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं है जिन्हें सिर्फ वाइटल फोर्स बना सकता है, या इसे सिर्फ ईश्वर बना सकता है, या भगवान बना सकता है, या कोई वाइटल फोर्स बना सकता है। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल नेचुरल कंपाउंड नहीं होते। तो अब लोगों में उथल पुथल मची कि अरे अब क्या करें, अब क्या करें। फिर कुछ टाइम बाद लेबोरेटरी के अंदर, जिसको बोलना चाहिए आग लग गई। लेबोरेटरी में साइंटिस्टों ने क्या करा, आग लगा दी। कोई एसिटिक एसिड बना रहा है लेबोरेटरी में। अब एसिटिक एसिड तो विनेगर में पाया जाता है, और विनेगर यानी सिरका, और एप्पल से निकलता है, तुम्हारे अनियन से निकलता है, और बहुत सारी जगह से निकलता है। वैसे एप्पल का विनेगर सबसे ज्यादा पोटेंट होता है। तो ये तो ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, प्लांट से, फ्रूट से निकल रहा है। फिर लेबोरेटरी में कैसे बन गया? भैया कमर टूट गई, रही सही कसर और पूरी हो गई। वरना बर्जेलियस बोलते थे कि एफ वोलर ने जो बनाया ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, ऐसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, ये सब लोगों ने लेबोरेटरी में बनाना चालू कर दिए। बोले जाओ, अब हमने सब लेबोरेटरी में बनाना चालू कर दिए। अब वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की, वाइटल फील्ड थ्योरी नाम की कोई थ्योरी नहीं है। तो अब लोगों के मन में फिर सवाल उठने लगा। अब लोगों के मन में फिर सवाल उठने लगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड नहीं है जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकलते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बनाए जा सकते, उनको बनाने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नहीं बनते तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? तो बाद में सबकी सहमति से, सर्वसहमति से एक डेफिनेशन फिक्स करी गई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, organic compounds are those compounds that have carbon and hydrogen in it, carbon and hydrogen in it, that is hydrocarbon, that is hydrocarbon. तो आप यहां पर
इस चीज को समझने की कोशिश करो। यूरिया में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है, हाँ। एसिटिक एसिड में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है, हाँ। एसिटल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, हाँ। मीथेन में, हाँ, आपका बेंजीन का रिंग जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है, हाँ। आपका इथेन C2H6 होता है, हाँ। मतलब ये सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉमन दिख रहे हैं। जैसे देखो, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो बेटा एसिटिक एसिड में नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन तो है सर, ऑक्सीजन तो यहां भी है, लेकिन क्या मीथेन में ऑक्सीजन है? नहीं। इथेन में ऑक्सीजन है? नहीं। बेंजीन में ऑक्सीजन है? नहीं। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें दो एलिमेंट से लेना देना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से अटैच्ड हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, that is organic compounds are हाइड्रोकार्बन्स। यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनके डेरिवेटिव्स। मतलब सर डेरिवेटिव का मतलब नहीं पता चल रहा है। मीथेन तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH जोड़ दूं तो ये बन जाएगा CH3OH, मतलब ये बन गया आपका मीथेनॉल। तो मीथेनॉल किससे बना? मीथेन से। तो मीथेन तो हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन मीथेनॉल मीथेन से बना है, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। मतलब हाइड्रोकार्बन में कुछ चेंज करके जो दूसरे कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा, नहीं। अगर वो जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, अगर उसका पेरेंट कंपाउंड यानी उसके पिताजी या माताजी प्योर हाइड्रोकार्बन कभी रहे हो, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। मतलब वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ Organic chemistry is the study of organic compounds. Organic compounds की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अनअकैडमी से आगे एक बहुत ऑसम सा अपडेट। अनअकैडमी पर 14th, 15th या 16th मार्च को अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो या आपका कोई फ्रेंड परचेज करना चाहता है, तो जस्ट यूज कोड ग्रेविटी GRAVITY एंड आपको 20% ऑफ मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन परचेज पर। कैसे सब्सक्रिप्शन परचेज करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो गो एंड चेक इट आउट। और अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, hydrocarbons are those compounds that are made up of only carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं that are made up of carbon एंड हाइड्रोजन ओनली। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे किडूस? हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दे आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। पहला,
इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? देखो आप मुझे बताओ कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 4। तो अगर कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके चारों सिंगल बॉन्ड बना ले तो ऐसे कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस compounds that have all four single bonds, that have all four single bonds around the carbon. That is, carbon satisfies its all four valency by making four single bonds. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास में रोटी खाने की जो इच्छा है या आपकी जो भूख है या आपकी जो डाइट है वो है 4 रोटी खाने की, और अगर आप लोगों को 4 रोटी टिफिन में मिल जाए तो आप वो चारों रोटी खा लेंगे। अब आपका पेट भर गया, अब आप सेटिस्फाइड हो गए, अब आप किसी और के टिफिन में बुरी नजर करके लार नहीं टपकाएंगे। अब आपका मन चाइनीज खाने का या समोसा खाने का नहीं होगा। अगर आप भुक्कड़ ना है, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आई गेस 2, 4, 5 घंटे के लिए तो आपकी और कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर आप मेरे जैसे हैं तो यहां तक खाने के बाद भी आप समोसा खा लेंगे, भले बाद में करके उल्टी करनी पड़े। लेकिन अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो अगर आपकी 4 रोटी खाने की इच्छा है, आपने 4 रोटी टिफिन में से निकाल के खा ली, देन यू आर फुल। आपका पेट भर चुका है, आपका मन अब भर चुका है, अब आप और खाने के लिए नहीं ललचाएंगे। यही कंडीशन कार्बन की होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यह कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरी स्पीशीज के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है और टोटल नंबर ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो ये एक सिंगल बॉन्ड, देखो ये एक सिंगल बॉन्ड, देखो ये एक सिंगल बॉन्ड, देखो ये एक सिंगल बॉन्ड। तो अभी कार्बन के पास में आपको 4 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। मतलब यहां पर आपका कार्बन कैसा हो गया? यहां पर आपका कार्बन सैचुरेटेड हो गया। यहां पर आपका कार्बन कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया। और देखते हैं, जैसे मान लो एक कार्बन है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने एक और कार्बन आ गया, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। नाउ क्या होगा? ये कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और चलो एक क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना लिए, इसने भी सिंगल बॉन्ड बना लिए और आपस में भी सिंगल बॉन्ड बना लिए। अब अगर आप यहां पर इन दोनों कार्बन को ऑब्जर्व करोगे तो इस कार्बन के पास में भी यू विल बी ऑब्जर्विंग 4 सिंगल बॉन्ड एंड इस कार्बन के पास में भी यू विल बी ऑब्जर्विंग द 4 सिंगल बॉन्ड। मतलब दोनों कार्बन के पास में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो ये कार्बन की किस कैटेगरी में आ गया? ये कार्बन भी पूरी तरीके से सैचुरेटेड कार्बन की कैटेगरी में आ गया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, तो क्या आप लोग मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बता पाएंगे? यस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बता पाएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कार्बन जिनके 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दूसरे एटम के शेयरिंग कर चुके हैं और 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं। मतलब कि चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कार्बन की।
आगे चलते और बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, जिन्हें बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस, मान लो मुझे 4 रोटी खाने की इच्छा है, मैं अपना टिफिन खोलता हूं और मुझे मेरे टिफिन में 3 रोटी मिलती है। अब मुझे भूख तो 4 रोटी की लगी है, मैं मेरी 3 रोटी तो खा लूंगा, लेकिन मुझे जो मेरी एक चौथी नंबर वाली रोटी जो मुझे नहीं मिली है, उसकी भूख मेरे पेट में रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि उस भूख को शांत किया जाए। तब मैं क्या करूंगा? तब मैं अपने पड़ोसी के टिफिन को देखूंगा। लकीली पड़ोसी के टिफिन में एक रोटी है जो वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको मेरे टिफिन की सब्जी खानी है और मुझे उसके टिफिन की रोटी खानी है। तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मैं अपनी 3 रोटी खा लूंगा, वो अपनी रोटियां खा लेगा, अपनी सब्जी खा लेगा, उसके पास एक रोटी एक्स्ट्रा बच गई, मेरे पास में सब्जी एक्स्ट्रा बच गई, मैं उसकी रोटी खा लूंगा, वो मेरी सब्जी खा लेगा। इसको बोलते हैं मजबूरी में एक दूसरे का खा के पेट भरना। मजबूरी थी, उसके पास में रोटी बच गई थी, उसको भी घर में जूते पड़ते हैं, मेरे पास में सब्जी बच गई थी, मुझे भी जूते पड़ते हैं। हमने रोटी मैंने खा ली, मेरा पेट भी भर गया, उसने सब्जी खा ली, उसका भी पेट भर गया और हम लोग मार खाने से भी बच गए। तो अगर मैं सिर्फ अपने टिफिन के भरोसे रहता तो शायद मैं भूखा मर जाता। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? तो यहां पर कंडीशन कैसी थी? अनसैचुरेटेड, यानी मेरे पास में 3 रोटी खाने के बाद भी 1 रोटी खाने की भूख थी, लेकिन मेरे पास में रोटी ना होने की वजह से, रोटी के अभाव में, रोटी की स्कार्सिटी में मुझे किसी और से मांगना पड़ा और अपनी भूख मिटानी पड़ी। तो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दैट मींस यहां पर क्या होगा? दैट ईदर द carbon possess a double or a triple bond, either a carbon possess a double or a triple bond because it do not have required number of electrons supplied by the surrounding species, यानी आपके जो सराउंडिंग स्पीशीज है, आपके कार्बन से जो बॉन्ड करने के लिए दूसरे एटम वगैरह आ रहे हैं, उनके पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो आपके पास में 2 कार्बन है और इन 2 कार्बन के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स ही हैं। अब ये कार्बन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास में भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब हाइड्रोजन के पास में अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 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 और कार्बन कार्बन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब ये कार्बन बोलेगा कि चलो ठीक है, मैंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए। ये कार्बन भी बोलेगा मैंने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई कि अब इस कार्बन के पास में कोई चौथा एटम है ही नहीं। इस कार्बन के पास में 1 2 और 3 एटम थे, इस कार्बन के पास में भी 1 2 और 3 एटम थे। तो अब क्या करें? दोनों कार्बन आपस में सोचेंगे कि यार क्या करें। वही कंडीशन हो गई, इसके पास सब्जी बच गई, इसके पास रोटी बच गई। तो ये बोलेगा कि तेरी रोटी मैं खा लेता हूं और ये बोलेगा तेरी सब्जी मैं खा लेता हूं। मतलब मजबूरी में दोनों एक दूसरे के साथ में टिफिन शेयर कर लेंगे ताकि इनके मार खाने से भी बच जाए घर पे, इनकी भूख भी मर जाए और इनका काम भी हो जाए। यहां पर मतलब इन शॉर्ट कि ये दोनों कार्बन को आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे ताकि ये एक डबल बॉन्ड बना लेना। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड।
दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। एंड गाइस ये डबल बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड मजबूरी में बना है, इसलिए कंपैरेटिवली ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड वीक होगा। और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा अपने ये बॉन्ड को ये तोड़ देंगे, ताकि ये कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन भी किसी दूसरे एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड बना ले। यानी कि क्या होगा, दुनिया में हर कार्बन चाहेगा कि उसके पास में 4 सिंगल बॉन्ड हो। अगर एक कार्बन के पास में डबल बॉन्ड या इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है तो ये खुश नहीं है, ये चाहेगा कि इसका ये डबल बॉन्ड टूट जाए कैसे भी करके, और ये किसी नए एटम के साथ, फ्रेश एटम के साथ में एक नया सिंगल बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई हो जाए, सेचुरेट हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये डबल बॉन्ड बनाकर शांत रहेगा, यानी इसे बोला जाएगा एक तरीके का अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और एक केस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में फिर 2 कार्बन आ गए, ट्यू एंड ट्यू, इसके पास में एक हाइड्रोजन आया ट्याऊ, इसके पास में एक हाइड्रोजन आया ट्याऊ। अब क्या हुआ, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर गया। लेकिन अब इस कार्बन का 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन में से पहले कार्बन कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना देंगे। अब ये कार्बन बोलेगा मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह गए, मतलब मेरे को 2 और एटम चाहिए जिनके साथ में मैं सिंगल बॉन्ड बना लूं, लेकिन अवेलेबल ही नहीं, स्कार्सिटी हो गई, कम पड़ गई रोटियां। ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे हमको भी 2 एटम चाहिए ताकि हम सिंगल बॉन्ड बना लें, लेकिन क्या करें, सब्जी कम पड़ गई। तो अब क्या होगा, ये कार्बन सामने वाले कार्बन से बोलेगा अपन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपने ये वाले भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, आप देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब आप देखो ये वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया। और ये वाले कार्बन का भी आप देखो, ये वाले कार्बन का भी आप देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ा। यहां पर हमें क्या बनाना पड़ा, वी हैव टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि इस कार्बन के पास में एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला ऐसा है जो बनाना नहीं चाहते थे ये, बट बनाना पड़ा। जो ये लोग बनाना नहीं चाहते थे बट फिर भी इन्हें बनाना पड़ा, और इस वजह से, इस परेशानी की वजह से क्या हुआ, अनसैचुरेटेड रह गया ये, क्योंकि इनके पास में एटम्स ही नहीं थे, तो ये रह गया अनसैचुरेटेड। और अब जब कभी भी इनको फ्यूचर में किसी केमिकल रिएक्शन में जब ये लोग जाएंगे और इनको मौका मिलेगा, तो ये अपना ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी तोड़ेंगे, और ये कार्बन किसी 2 नए एटम के साथ, ये कार्बन किसी 2 नए एटम के साथ में जुड़ के चारों सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो गाइज यहां पर आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई, दैट व्हाट आर सैचुरेटेड एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है? ग्रेट, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, चलो ग्रेट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक जो मैं आपको वैसे शायद क्लास 10 स्टूडेंट्स को दिया नहीं होता है, बट हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोगों के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब हम लोगों के जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, जो आप इनको बोलना चाहो बोल सकते हो, उसको हम लोग गाइस यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो गाइस सबसे पहला तरीका इनको रिप्रेजेंट करने का होता है इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहला तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होता है गाइस? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ एक छोटी सी बात बताता है, आपके कंपाउंड में, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में पर्टिकुलरली कितने एटम्स कौन से एलिमेंट के मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द नंबर ऑफ एटम्स, शोज द नंबर ऑफ एटम्स present in a compound, in a compound। एक कंपाउंड में
एक कंपाउंड के अंदर आपके कितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब मुझे मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आप मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे CH4। इससे यह समझ में आ रहा है कि मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर कोई आपसे बोलता है कि ओ मां गो ग्लूकोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ग्लूकोज नहीं भाई ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6। यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे काम कीजिए आप लोग सुक्रोज यानी शक्कर SUCROSE, आप मुझे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C12H22O11। तो यह होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का सेकेंड तरीका जो होता है दैट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप लोग सब नाम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। गाइस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर वी विल राइट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर हमारे कंपाउंड का जो एग्जैक्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर है हम उसे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे कंपाउंड के अंदर कौन से बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, कहां कहां बॉन्ड है, कौन कौन से एटम के बीच में बॉन्ड है, वो सब। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोज द नंबर ऑफ एटम्स and how they are bonded with each other। इनके बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर इथेन है, इथेन ETHANE। गाइस, इथेन का आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C2H6 लिख के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप लोगों से कोई इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछे तो आप कैसे लिखेंगे। आप बोलेंगे सर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये 2 कार्बन के पास में एक और एक हाइड्रोजन है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। आ रही है बात समझ में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो आपको कोई बोलता है कि भैया मेरे पास में तो मीथेनॉल है, मेरे पास में तो मीथेनॉल है, एंड मीथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH है, इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कार्बन, कार्बन, एक कार्बन से जोड़ूंगा OH, इस कार्बन से जोड़ूंगा 2 हाइड्रोजन और बाकी के 5 में से 3 हाइड्रोजन जोड़ूंगा इसके साथ, तो ये हो गया तुम्हारा मीथेनॉल। तो दिस इज हाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद में हमारे पास में जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन का टाइप आता है वो होता है ल्यूविस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ल्यूविस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप लोग सब जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर मीथेन है CH4, तब आप मीथेन को कैसे स्ट्रक्चर से लिखेंगे। आप लिखेंगे कार्बन, कार्बन के 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। देन उसके बाद में आप लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हो गई। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्या आप लोगों को ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा दैट along with the atoms and bonds, along with the atoms and bonds, the electrons that are involved in bonding are also
included are also included in the representation. आपको रिप्रेजेंटेशन में इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा. चलो एक एग्जांपल और लें. चलो एक एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का, मीथेनॉल का. लेट से मेरे पास में मीथेनॉल ही है. लेट से मेरे पास में मीथेनॉल. अच्छा इसके पहले मैंने इथेनॉल लिया था क्या? मैंने मीथेनॉल में इथेनॉल बना दिया. अच्छा याद आ गया, वरना भी तुम लोग चैट बॉक्स में मुझे गाली निकालना चालू कर देते कि जब पढ़ाना नहीं आता है तो क्यों आ जाता है, नकली है क्या? नहीं नहीं, भूल जाता है इंसान, भावनाओं में बह जाता है. चलो ये इथेनॉल था, ठीक है. अब मीथेनॉल की बात करते हैं. मीथेनॉल क्या है? CH3OH. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. मीथेनॉल का अगर अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो लिखेंगे CH3 और O और H. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया. लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई मीथेनॉल का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं लिखूंगा कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद मैं यहां पर लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. फिर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन. फिर 3 हाइड्रोजन में यहां पर बना देना चाहूंगा. और फिर यहां पर मैं एक हाइड्रोजन बना दूंगा. अब यहां पर आप देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया. क्या आप लोगों को ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, 100% आ रहा है. क्या आप लोगों को यहां पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को कार्बन का पूरा नजर आ रहा है, ऑक्टेट पूरा होता हुआ? हाँ सर नजर आ रहा है. क्या आप लोगों को हाइड्रोजन का तो नजर आ ही रहा होगा? हाइड्रोजन का तो आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा, और ये हाइड्रोजन का भी आ रहा होगा. तो दिस इज हाउ मीथेनॉल इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. बोलो मेरे प्यारे कीडूस, क्या आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा शानदार तरीके से समझ में आ रहा है? नाउ चौथा इज द कंडेंस्ड फॉर्म. चौथा फॉर्म इज द कंडेंस्ड फॉर्म. सर कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर क्या होता होगा? कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वी विल ओनली रिप्रेजेंट द कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वी विल ओनली रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बट not between carbon and hydrogen and between other elements यानी कार्बन के अलावा हम और किसी के बीच में यहां पर बॉन्डिंग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में आ गया इथेन. अब इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखते हैं C2H6. मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे CH3. हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है ना. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया. और अब अगर मैं इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखूं तो मैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड है उसको नहीं लिखूंगा. मतलब ये CH3 जो पूरा है, ये कार्बन हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड है ये लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, बाकी फिर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं. तो ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया. जैसे मान लो आपके पास में मीथेनॉल है. अगर आपसे कोई बोलता है कि भैया मुझे मीथेनॉल का कंडेंस्ड फॉर्म बताओ, तो अपन क्या लिखेंगे? CH3OH. नहीं, जरूरत नहीं है. आप सिंपल CH3OH लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, बस कार्बन कार्बन में रिप्रेजेंट करो बॉन्ड तो ज्यादा बढ़िया है ना. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, इसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, जैसे मान लो आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपेन है. अब आप लोग बोलोगे सर ये कंपाउंड के नाम कहां से ला रहे हो, भारी भारी, हमको तो आता नहीं तो मैं किस लिए हूं.
मैं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका जान रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये देख रहे हैं। तो CH3 फिर CH फिर CH3 और फिर CH3, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अब यहां पर देखो मैंने किसी भी जगह पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट किया है। क्या आप लोगों को यहां तक सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? क्या हम लोग आगे बढ़े? ग्रेट। चलिए अगला